जी नमस्कार आप सभी को। और आपने जिन फिल्मों का जिक्र किया ना, मुझे मैं भी लगभग आप ही की उम्र का हूँ। तो मेरे लिए भी वही फिल्में हैं जिनसे अशोक कुमार से मेरा रिश्ता बनता है। चाहे वो खट्टा मीठा हो या खूबसूरत हो। एक शौकीन फिल्म आई थी, आपको याद होगा, शौकीन है। तो इस तरीके की फिल्मों से हमारी याद, बाद में जब फिल्मों में अब आगे आते हैं, लिखना शुरू करते हैं, तो रेट्रोस्पेक्टिव में पुरानी फिल्में देखना शुरू करते हैं, उनके किस्से सुनते हैं, उनकी कहानियां सुनते हैं, तो फिर लगता है कि ये इतना बड़ा कलाकार हमारे बीच में रहा। जो उनके कंटेम्परेरी तो हम नहीं है, लेकिन हम जब पत्रकारिता में आ गए थे तब तक वे थे, एक्टिव थे। और खास करके हम लोग आज तमाम फिल्मी एक्टर टीवी पर जाते हैं, अपने शोज करते हैं, लेकिन वो पहला हिंदी फिल्मों का पहला सुपरस्टार था जो टीवी पर आया था। और क्या भूमिका थी! मैं मुझे नहीं लगता कि अगर वे सूत्रधार नहीं होते तो हम लोग की ऐसी पॉपुलैरिटी बनी होती। वो कैसे खींच के दर्शकों को ले आते थे, वो सारी कहानी सुनाते थे। मैं यहाँ जो संजीत साहब ने बताया उनके दादा मुनि कहने के बारे में, उसके बारे में याद कर रहा हूँ। नवेंदु घोष ने उन पर बहुत अच्छी किताब लिखी है, लाइफ एंड टाइम ऑफ अशोक कुमार। उसमें उन्होंने जिक्र किया है इसका, दादा मुनि शब्द कैसे प्रचलित हुआ। तो उन्होंने नाम बताया कि किसने किया इसको। तो सेवक बाचा जो उनके बॉस हुआ करते थे लैब के अंदर, सेवक बाचा ही बाद में अशोक कुमार जब हेड हो गए तो उनको अच्छा नहीं लगता था कि वो उसको अशोक करके बुलाए या मिस्टर गांगुली कह के बुलाएं। तो उन्होंने सजदर मुखर्जी और सती रानी जो उनकी वाइफ थी, उनसे ये शब्द सुना था। उसके पहले केवल किशोर कुमार, अनूप कुमार, सजदर मुखर्जी और सती रानी, ये चार लोग ही उनको दादा मुनि बोलते थे। लेकिन सेवक बाचा ने जब दादा मुनि कहना शुरू किया, तब वो दादा मुनि जाकर के पूरे बॉम्बे टॉकीज में पॉपुलर हुआ और फिर धीरे धीरे चारों तरफ फैल गया। मैं यहाँ दो चीजों को गौर कर रहा हूँ। एक तो जिस नेचुरल एक्टिंग की बात की जाती है उनकी, वो कहाँ से आया होगा। वो ट्रेंड एक्टर नहीं थे, हम सभी जानते हैं, वे लैब असिस्टेंट थे। मुझे जब मैं सोचना शुरू करता हूं तो मुझे लगता है एक तो अपने बॉस की बीवी के साथ वो एक्टिंग कर रहे थे, देविका रानी के साथ, जहां ओवर द टॉप एक्टिंग नहीं कर सकते थे। वो आक्रामक तरीके से वहां पेश नहीं आ सकते थे। और एक बॉस का लिहाज, बॉस की बीवी के साथ रोमांटिक सीन का, जो अपना एक अंदरूनी समस्या हो सकती है उनकी। दूसरे, वो बंगाल से आते थे। पंजाब से आए एक्टर जो होते हैं वे थोड़े से लाउड होते हैं, ओटीटी वाले जो ओवर द टॉप वाले होते हैं। लेकिन जो बंगाल से आए हुए एक्टर हैं, वो आप तमाम एक्टर्स को बंगाल के देखिएगा, बंगाल के खुद बांग्ला फिल्मों में भी बंगाल के एक्टर को देखिए आप, तो वो लोग बहुत ही माइल्ड, बहुत ही सॉफ्ट और ऐसे अंडर प्ले करने वाले एक्टर होते हैं। मुझे लगता है उनकी कलाकारी या उनकी अदाकारी ये वहां से आई होगी, और जो बाद में धीरे धीरे उनकी खासियत बन गई और उसको वो आगे प्ले करते रहे। लेकिन जैसा कि आपने किस्मत का जिक्र किया, संजीत जी ने भी किस्मत का जिक्र किया, किस्मत में उन्होंने एंटी हीरो का रोल किया और काफी मशहूर हुए। लेकिन उससे भी बड़ी फिल्म है जो एंटी हीरो के तौर पर उनको एस्टैब्लिश करती है, वो है संग्राम, ज्ञान मुखर्जी की फिल्म है। किस्मत के ही डायरेक्टर थे ज्ञान मुखर्जी। उनको बुला के लाया गया था बॉम्बे टॉकीज जब बहुत बुरी हालत में था। उस पर भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा। जब इन्होंने कमान संभाली बॉम्बे टॉकीज की, तो बॉम्बे टॉकीज को कैसे मुसीबत से बाहर किया था उन्होंने। अ, एक मिनट, हाँ, कैसे मुसीबत से बाहर किया था। संग्राम में जो रोल था, संग्राम के बारे में किससे याद करें, मैं उसी किताब से हवाला दे रहा हूँ जो नविंदु घोष ने लिखी है, जिसमें ये जिक्र किया गया है कि संग्राम इतनी पॉपुलर हुई और पहली एंग्री यंग मैन की फिल्म थी जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा है जो हीरो है, और वो एक्सटॉर्शन में चला जाता है। वो सारे गंदे काम करता है, मंडप से लड़की को उठा ले जाता है जिसकी प्रेम करता है, वो शादी करना चाहता है। इसके अलावा एक पुलिस ऑफिसर की हत्या कर देता है। तमाम घटनाएं होती हैं। उस फिल्म की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा हो गई थी कि बॉम्बे के नागरिकों ने पुलिस वालों को पकड़ के बताना शुरू कर दिया था कि देखो पुलिस वाले कैसे होते हैं, और ये उनकी करतूत होती है, उसको मारना पड़ता है। बात यहां तक पहुंची कि आईजी ने उस समय के मोरारजी देसाई से इस बात की शिकायत की। मोरारजी देसाई ने अशोक कुमार को बुलाया और कहा कि आप इस फिल्म को विड्रॉ कर लीजिए। 16 हफ्ते से लगातार वो फिल्म सुपरहिट चल रही थी, बॉक्स ऑफिस पे पैसे कमा रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री की बात मानते हुए अशोक कुमार ने उसको विड्रॉ कर लिया।
साथ ही उन्होंने यह भी अपील की थी कि अब आप एक ऐसी फिल्म करें जिसमें पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाएं और ईमानदार पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाएं। और फिर इस तरीके से बात जाकर के खत्म हुई। मैं यहाँ जिक्र करूंगा कंट्रीब्यूशन वाली बात। अशोक कुमार इंडिविजुअल जितने टैलेंटेड थे, जो उनका कंट्रीब्यूशन था इंडिविजुअल टैलेंट का, वो सारे लोग जानते हैं किस तरीके से अदाकार के तौर पे हुए। लेकिन कितने बड़े ऑर्गेनाइजर थे वो, कितने बड़े लीडर थे, ये बात तब पता चलती है जब देविका रानी ने छोड़ दिया बॉम्बे टॉकीज और बॉम्बे टॉकीज की कमान संभालने के लिए मुसीबत की उस घड़ी में अशोक कुमार सामने आए। 1947-48 की बात है। तब पता चला कि बॉम्बे टॉकीज पर 28 लाख की देनदारी है और ये 28 लाख की देनदारी बॉम्बे टॉकीज के डायरेक्टर्स लोगों ने करवाई हुई थी। पता चलता है कि कोई छाते की दुकान रखता था जो 14,000 छाता सप्लाई किया था बॉम्बे टॉकीज को। किस काम के लिए किया था नहीं मालूम। किसी ने साड़ी सप्लाई कर दिया था बॉम्बे टॉकीज। मैंने इस तरीके की छोटी छोटी चीजें जिसमें पैसे गए थे। लेकिन सेवक बाचा और अशोक कुमार ने तय किया कि हम इसको चुकाएंगे और उन्होंने अपनी जेब से वो पैसे चुकाए, वो देनदारी खत्म की और फिर बाहर के डायरेक्टर्स को पकड़ के ले आए, उनसे फिल्में बनवाई। मजबूर उनकी पहली फिल्म आती है जब उनके कमांड में चीजें आई। और उसकी भी एक कहानी है कि कैसे एक नाजिर अजमेरी नाम का लेखक और डायरेक्टर था जो फिल्म डायरेक्ट करने वाला था, मजबूर, लेकिन वो पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तान चले गए। लेकिन उनकी कहानी इतनी पसंद आई थी अशोक कुमार को कि उन्होंने पाकिस्तान फोन करके उनसे वो कहानी ली और फिर यहाँ पे डायरेक्ट करवाई। फिर वो नितिन बोस को ले आते हैं, शाहिद लतीफ को ले आते हैं, इसमें चुगताई को ले आते हैं, मंटो तो उनके साथ थे ही। ये सारे लोग मिल करके बॉम्बे टॉकीज को खड़ा करते। जिद्दी का किस्सा भी जानते ही हैं लोग, तमाम पॉपुलर हो चुका है कि जिद्दी में कैसे उन्होंने अशोक देवानंद को परिचित कराया। सब लोग चाहते थे कि जिद्दी में अशोक कुमार ही एक्ट करें, लेकिन अशोक कुमार तब इन जिम्मेदारियों की वजह से नहीं चाहते थे कि वो एक्ट करें और उधर ध्यान दें। वे उसको ऑर्गेनाइज करने में, उसको एस्टेब्लिश करने में लगे हुए थे बॉम्बे टॉकीज को। और संयोग ऐसा कि इस डिस्कशन के बीच में जो किस्सा जाता है कि वे बॉम्बे टॉकीज में बाहर निकले तो पार्क में देवानंद बैठे हुए मिले और फिर देवानंद को कैसे उन्होंने शाहिद लतीफ से इंट्रोड्यूस करवाया और कहा कि भाई इसको हीरो के तौर पर लो। और एक बहुत मजेदार वाकया उसी समय होता है जो आज तमाम हीरो के बाद आप लोग हम लोग सब सुनते हैं कि हिंदी फिल्मों के बारे में कहा जाता है कि चॉकलेटी हीरो है। ये चॉकलेटी हीरो का कॉन्सेप्ट भी उसी फिल्म जिद्दी से आया, क्योंकि शाहिद लतीफ ने अशोक कुमार को कहा कि भाई ये लड़का हीरो बनने के लायक नहीं है, ये तो बहुत चॉकलेट बार की तरह लगता है। और फिर अशोक कुमार ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये चॉकलेटी नहीं है, अच्छा एक्टर है, तुम इससे काम कराओ, मैं पीछे रहूंगा, मैं बैक में रहूंगा। और ये सभी जानते हैं और इसका उल्लेख देव साहब ने भी किया है कि कैसे अशोक कुमार ने उनको ट्रेन किया बतौर एक्टर। और ये किस्सा फिर जाके जुड़ता है 1930 में, जब अशोक कुमार की फिल्म लाहौर में लगी हुई है और देवानंद उस फिल्म को देखते हैं, वहां से दीवाने बनते हैं उसके। और फिर जो एक सर्कल पूरा होता है, वो साइकिल पूरा होता है, वो आकर के यहाँ पर होता है। अशोक कुमार के गानों की आपने बात की, चाहे वो रेलगाड़ी वाला गाना हो या फिर वो पड़ोसन में जो गाना एक चतुरनार, उसका ओरिजिनल जो गाना गाना गाया है उन्होंने। वे गायक थे लेकिन गायकी में उन्होंने खुद को आगे नहीं बढ़ाया या जैसा भी रहा उनको मौके नहीं मिले। सिंगर एक्टर के तौर पर वे स्टैब्लिश नहीं हो पाए। सिंगर एक्टर थे वो, शायद उस समय क्या वो जरूरत भी थी और अछूत कन्या वगैरह में गाने भी गाए उन्होंने, लेकिन उनके गाने में एक नेजल वो था जो कह ले कि नाक से थोड़ी सी आवाज आती थी उनके गाने में। शायद इसलिए भी वो हिंदी फिल्मों के हिसाब से पॉपुलर नहीं हो पाए। और तब तक मोहम्मद रफी और तमाम दूसरे लोग आ चुके थे 48 के आसपास, तो इसलिए भी उनकी गायकी की संभावनाएं कम हो गई थी। लेकिन बतौर एक्टर उन्होंने वेराइटीज ऑफ रोल किए हैं। और हम जिस अशोक कुमार को जानते हैं, वे अशोक कुमार कैरेक्टर एक्टर ही रहे और कैरेक्टर एक्टर के तौर पर हमने उनकी पहचान देखी। और खूबसूरत का रोल हो या शौकीन का रोल हो, जिस तरीके से उन्होंने हमें मुग्ध किया है, जिस ढंग से उन्होंने हमें प्रभावित किया है, मालूम नहीं वे अपने हेड एज में या अपनी जवानी के दिनों में कितने बड़े पॉपुलर रहे होंगे। वो किताबों से और मैगजीन से पढ़ के पता तो चल जाता है, लेकिन
वो एहसास हमारे अंदर नहीं हो पाता, क्योंकि तब तक बहुत सारे लोग आ चुके थे। हम जब बड़े हो रहे थे उस समय अमिताभ बच्चन का क्रेज था, और धर्मेंद्र थे या तमाम दूसरे लोग थे, इसलिए हमने उनको पहचाना। तो इन जो मध्य मार्गी फिल्में हैं जहाँ पे वे कैरेक्टर एक्टर कर रहे थे, या जब वे हम लोग को कर रहे थे, और एक आध मुलाकातें हैं, उन मुलाकातों में जो दादा मुनि जिस तरीके से एक दादा फिगर के तौर पर हम लोगों को मिले, और ये खूबसूरती है कि जिसको हम कह रहे हैं अदना पत्रकार भी अगर उनसे बात करना चाह रहा है तो वे समय देते थे। और ये तब का दौर था जब हम लोग को नंबर मिल जाते थे एक्टर्स के, और हम एक्टर को फोन कर लेते थे, और फोन करके खुद एक्टर से या उनके किसी असिस्टेंट से समय ले लेते थे। एक बार में नहीं तो 4 बार कोशिश करने पर उनको जब पता चल जाता था कि ये पत्रकार पैशनेट है हमसे बात करने के लिए, तो वे समय दे देते थे। वो चाहे देव साहब रहे हों, या दिलीप साहब रहे हों, या अशोक कुमार रहे हों, या इवन प्राण साहब जो लोगों से मिलना पसंद नहीं करते थे, वे भी समय दे देते थे। ये पुरानी पीढ़ी थी जो इस तरीके से हम्बल हुआ करती थी। अब वो चीजें तो दुर्लभ हो गई हैं। अब तो आप दीवार पर सिर मारते रहिए लेकिन एक्टर सामने नहीं आता है, उसके मैनेजर से ही आपसे बात कर रहे होते हैं। और फिर जब मैंने ये प्रसंगवश में कह रहा हूँ, अब जब मैनेजर आते हैं तो वे आपको सवाल की लिस्ट दे जाते हैं कि ये सवाल आप करेंगे। अब उससे भी आगे स्थिति ये आ गई है कि आपको अपना रिकॉर्डर भी नहीं ले जाना है, आपको अपना कैमरा भी नहीं ले जाना है, सारा काम वही करके आपको दे देंगे। और जो उनके हिसाब से फालतू सवाल आपने किए होंगे वे सवाल काट के निकाल देंगे।